जी, अस्सलाम वालेकुम। हम वर्चुअलाइज़ेशन और कंटेनराइज़ेशन में फ़र्क देखते हैं, लेकिन पहले एक स्टेप पीछे जाते हैं और देखते हैं वर्चुअलाइज़ेशन से पहले क्या होता था। वर्चुअलाइज़ेशन से पहले आप पर मशीन, पर ओएस के अप्रोच से चलते थे। एक मशीन ली, एक सर्वर लिया, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया और उस केस में आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टाइटली कपल्ड होते थे, ठीक है? आपकी मल्टीपल एप्लीकेशंस एक ही मशीन पे चल रही होती थी और मोस्टली वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करती थी कि आपने एक पे ही डॉट नेट की एप्लीकेशन और जावा की एप्लीकेशन और पीएचपी की हुई है और कहीं ना कहीं रजिस्ट्रीज के अंदर विंडोज़ की अगर बात करें तो इश्यूज आ रहे हैं कोई ना कोई और कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं डिपेंडेंसीज के। किसी के एप्लीकेशन में डॉट नेट का या जो डिपेंडेंसीज हैं वो डिफरेंट वर्जन चाहिए, किसी में दूसरा वर्जन चाहिए, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। और आप मोस्टली जो है मोस्टली आप पर मशीन पर ऐप की अप्रोच फॉलो करते थे इन कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए। ये एक इनफ्लेक्सिबल और कॉस्टली अप्रोच है, क्योंकि अगर आपने एक मशीन एक इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज किया, आपने एक हार्डवेयर परचेज किया, उसके ऊपर रैम है, सीपीयू, और आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, वो एप्लीकेशन अभी शायद 5% 10% रिसोर्सेज यूज़ कर रही हो, लेकिन आपके ख्याल में कि फ्यूचर में इसने रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ करने हैं तो आपने ज़्यादा अच्छा हार्डवेयर परचेज कर लिया, लेकिन कब करेगी पता नहीं है और दूसरी एप्लीकेशन आप इस पर डिप्लॉय नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विच मे अकर। अच्छा, तो ये था हमारे वर्चुअलाइजेशन से पहले की बात। अच्छा, आज के ज़माने में जो वर्चुअलाइजेशन है, तो ऐसी मशीन जिसमें वर्चुअलाइजेशन ना हुई हो और सिंगल पर्पस यूज़ के लिए हो, उसको हम नॉर्मली बेयर मेटल सर्वर्स भी कहते हैं। ये एक टर्म है, पता होनी चाहिए हमें। अच्छा, बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन है क्या। सो बेसिकली वर्चुअलाइजेशन हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ का वर्चुअल वर्जन क्रिएट करना, यानी फिजिकल कोई चीज़ और है उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देना एब्स्ट्रैक्शन की, उसको हम वर्चुअल वर्जन कहते हैं, उसको वर्चुअलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप गूगल ड्राइव देखते हैं या वन ड्राइव देखते हैं, उसके ऊपर आपको दिखा रहा होता है कि आपकी 15 GB स्पेस है, बट वो 15 GB एक्चुअल कहाँ पे है, कौन सी हार्ड डिस्क है, आपको नहीं पता। वो कोई हार्ड डिस्क आपकी ईमेल बॉक्स के साथ अटैच नहीं है, वो कहीं पे क्लाउड के अंदर कहीं पड़ी हुई है स्पेस, और वो आपको दिखा रहा है कितनी स्पेस है। अब हो सकता है कि आपकी एक फाइल किसी एक मशीन पे पड़ी हो, हार्ड डिस्क में पड़ी हो, दूसरी फाइल कहीं और पड़ी हो, तीसरी फाइल कहीं और पड़ी हो, लेकिन आपको एक वर्चुअल वर्जन नजर आ रहा है, एक अब्स्ट्रैक्शन के लेवल पे चीज नजर आ रही है कि आपकी इतनी स्पेस बाकी रह गई है, और एक प्रोग्रामेटिकली आपको चीजें दिखाई जा रही हैं कि आपके इस ड्राइव में इतनी आपके पास फाइल्स हैं और स्पेस रह गई है। कंप्यूटिंग के अंदर हम वर्चुअलाइजेशन का वर्ड यूज करते हैं, अब्स्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी है इस चीज की। अगर थोड़ा सा आप और करें तो जो एक प्रोग्रामिंग आप करते हैं, लेट्स सपोज सी प्लस प्लस है, जावा के अंदर, वो भी एक एब्स्ट्रैक्शन की लेयर है, क्योंकि आप जावा में कोडिंग कर रहे हैं, वो एक्चुअली जो मशीन पे जाकर रन होनी है वो बाइनरी रन होनी है, तो आपके पास ये भी एक एब्स्ट्रैक्शन की लेयर है। खैर, इसका वर्चुअलाइजेशन से उस तरह लिंक नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। तो हम कर क्या रहे होते हैं वर्चुअलाइजेशन में, अल्यूजन दे रहे होते हैं, जैसे आपको अल्यूजन दिया जा रहा है कि 15 GB स्पेस है, वो आपके पास एक अल्यूजन है, आप 15 GB आपके लिए रिजर्व नहीं है कि कहीं पड़ी हुई है, आप यूज कर रहे हैं और वो चीजें बनती जा रही हैं और आपको एक मीटर दिखाया जा रहा है। वर्चुअलाइजेशन के कुछ टाइप्स हैं, सर्वर वर्चुअलाइजेशन, इसमें वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन भी आप कर लेते हैं, अब आ रहे हैं, एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन, मेमोरी वर्चुअलाइजेशन, अगर आपने ओएस पढ़ा है तो वर्चुअल मेमोरी का नाम सुना होगा, जिसमें आप रैम चूंकि लिमिटेड होती है और अगर रैम आपकी ज्यादा हो रही हो तो फिर आप हार्ड डिस्क को एज ए रैम मेमोरी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिसमें स्वैपिंग होती है और चीजें आती हैं, वर्चुअल मेमोरी स्टोरेज की मैंने एग्जांपल दी आपसे। इस तरह डाटा नेटवर्क, ऑलमोस्ट ऑल रिसोर्सेज जो आप आज देखते हैं जो जो एग्जिस्ट करते हैं उनके वर्चुअल वर्जन आ चुके हुए हैं क्लाउड के अंदर, तो एवरीथिंग इज वर्चुअलाइज्ड, ठीक है। अच्छा, वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं और ये एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं, इल्यूजन की बात करते हैं, तो इसमें सबसे जो पॉपुलर चीज़ आप सुनते हैं या इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल मशीन होती है। वर्चुअल मशीन क्या होती है कि मैंने अपने पास एक मशीन है, लेट्स सपोज लैपटॉप है, इसके ऊपर एक विंडोज़ मैंने 10 इंस्टॉल कर लिया, मैंने कोई लाइनक्स का इस्तेमाल कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकूँ, तो एक तरीका है ड्यूअल बूटिंग कर लें आप शुरू में, लेकिन अगर मैंने अपनी इसी मशीन के ऊपर इसी विंडोज फॉर एग्जांपल 10 के ऊपर मैंने एक और ऑपरेटिंग सिस्टम या दो ऑपरेटिंग सिस्टम या तीन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने हैं टेस्टिंग पर्पसेज के लिए या किसी और काम के लिए, तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये मुझे बाय डिफॉल्ट ऐसा फीचर नहीं अवेलेबल। तो वहाँ पे आप वर्चुअलाइजेशन को यूज करते हुए, किसी हाइपरवाइजर को यूज करते हुए ये काम कर सकते हैं। हाइपरवाइजर में क्या होता है, आप अपने पास जैसे कि ये वी एम वेयर और एक्ल वर्चुअल बॉक्स और हाइपर वी है,
आप अपनी मशीन पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, वर्चुअल मशीन, और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हो सकता है मैंने अपनी मशीन के ऊपर 4 वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की हों, और एक वर्चुअल मशीन में ubuntu की हो, एक में लिनक्स की हो, एक में सिंपल सेंटोस की हो, रेड हैट की हो, डिफरेंट फ्लेवर्स की हो, एक में विंडो 10 की हो, एक में मैक की हो, ताकि मैं उनको डिफरेंट जाके उसके अंदर कनेक्ट करके काम कर सकूँ। जब आप एक वर्चुअल मशीन में बैठे होंगे तो वो बेसिकली एक ब्लैक बॉक्स होगा या एक सैंड बॉक्स होगा। वो दूसरे वाले को डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेगा, बल्कि जिस तरह नेटवर्किंग में होता है, वो उसे नेटवर्किंग के जरिए नेटवर्क क्रिएट होगा, वो उससे बात करेगा, आपस में पिंग करेगा, लेकिन आप उस मशीन में जो भी कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, उससे दूसरे इंपैक्ट नहीं होंगे। आप वर्चुअल मशीन का एक और फायदा भी है, आप उसको डिस्ट्रॉय कर दें, फौरन 2 मिनट में दोबारा क्रिएट कर लें, क्योंकि इसमें वो पूरी की पूरी इंस्टॉलेशन नहीं होती, एक इमेज बनी होती है फाइल की, आप उसे कहते हो इंस्टॉल कर दो, वो इंस्टॉल कर देता है, और फिर आप उस पर खेलते रहते हैं। और आप उसके स्नैपशॉट्स भी ले सकते हैं, बैकअप कह सकते हैं आप, स्टोर पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं फिर उसको आपस में। तो वर्चुअलाइजेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि वही एग्जांपल दोबारा, गूगल ड्राइव की अगर वो आपको 15 GB फिजिकल हार्ड डिस्क दे दें आप सब लोगों को, और आप यूज़ ही ना करें, तो वो आपके लिए हार्ड डिस्क रिजर्व हो जाएगी, लेकिन आपको उन्होंने एक वर्चुअल व्यू दिखाया हुआ है, और फिजिकली कहाँ स्टोर कर रहे हैं नहीं है, तो बेटर यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेज बेटर यूज हो रहे हैं। सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो गया, डिफरेंट वीएम्स डिफरेंट चल रही हैं, इनको बैकअप करना, डिस्ट्रॉय करना, सेटअप करना बड़ा ईजी होता है, बहुत टाइम सेविंग होता है। सो अगर मैं आपको एक डायग्रामेटिकली दिखाऊं, मैं अपनी मशीन फॉर एग्जांपल है, ये मेरा फिजिकल हार्डवेयर है, लेट्स सपोज लैपटॉप है, इसके ऊपर मैंने विंडोज 10 की हुई है फॉर एग्जांपल, और उसके ऊपर अगर मैंने हाइपरवाइजर को इंस्टॉल किया हो, जैसे ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है या वीएमवेयर है, और ये मेरे कुछ एप्लीकेशन चल रही है मेरी मशीन पे चलती रहे, जैसे विंडोज 10 के ऊपर आप कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए चल रहे हैं, तो इस वर्चुअल जो मेरे पास हाइपरवाइजर है, इसके अंदर मैं डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करके उसमें डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा है, उसका हम होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, और जो मैंने वर्चुअल मशीन के अंदर क्रिएट किए हैं, इनको हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये टर्म याद रखनी है आपने कि बार बार आगे भी आएगी। तो ये गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। अब ये इस बॉक्स के लिए एक सॉफ्टवेयर है। अगर इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपने कोई काम करना है, इसको अपना एलोकेटेड सीपीयू रैम नजर आ रही होगी, नीचे पता नहीं कितनी रैम है, नीचे आपने 20 GB है, 50 GB है, इसको आपने 4 GB एलोकेट की थी, 4 GB इसको नजर आ रही होगी। इसको आपने हार्ड डिस्क दी है 20 GB, तो 20 GB नजर आ रही होगी। इवेंचुअली इसने रिसोर्सेज यही इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि फिजिकल चीज तो यही है ना, फिजिकल उसके पास अपनी अलग कोई चीज नहीं है। तो आप इसको वो हाइपरवाइजर आपके लिए जाएगा कम्युनिकेशन करने के लिए, कोई आपने जो भी काम करना, वो हाइपरवाइजर आपको हेल्प करेगा इससे करने के लिए। सो आप फायदे देख सकते हैं, कितने फायदे हैं। वहीं जिसके ऊपर मेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, मैं उस पर कुछ चीज़ें इंस्टॉल करता हूँ, कोई मसला हो जाता है, मुझे दोबारा उसको रिस्टोर या दोबारा करना पड़ता है। अब मैं वो काम इस एक पे कर सकता हूँ, एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, खराब कर सकता हूँ, दोबारा इसको डिस्ट्रॉय करके दोबारा क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे अपना मेन ऑपरेटिंग सिस्टम बार बार इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, और मैं इसके बैकअप भी ले सकता हूँ, बिकॉज बेसिकली एक फाइल होती है, उसका बैकअप ले सकते हैं, कॉपी करके किसी को दे सकते हैं, वो अपने पास इसको रिस्टोर कर लेगा, उसके पास पूरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चीज़ें चली जाएंगी। तो ये हमारे वर्चुअलाइजेशन के बेनिफिट हैं। तो अगेन बेस हमारे जो नॉर्मल पॉपुलर वर्चुअल मशीन ही हैं। अच्छा, अगर हम इस अप्रोच में देखें तो इसने बेनिफिट्स तो दिए हैं, लेकिन इसमें भी एक खामी है कि अगर मैंने अपनी एक एप्लीकेशन मैंने बनाई है और मैंने डिप्लॉय करनी है, तो मेरी एप्लीकेशन लेट्स सपोज करें 20-50 MB की होगी, और उसको एक ख़ास सीपीयू रैम चाहिए होगी। तो जब मैं उसको इस वर्चुअल मशीन के अंदर सेटअप करूंगा, तो अब ये पूरे का पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम और जो ये वाले मेरे रिसोर्सेज मैंने दिए हैं, ये इसके लिए रिजर्व हो गए। तो हो सकता है मेरी एप्लीकेशन को थोड़ी रैम चाहिए हो, और थोड़ा सीपीयू चाहिए हो, और उससे ज़्यादा जो आपका नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम है, गेस्ट गेस्ट सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि उसने भी तो चलना है ना, पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो उसके लिए उसको ज़्यादा चीज़ चाहिए हो, और आपको क्योंकि उसको चलाने के लिए चीज़ चाहिए आपको नीचे। तो ये एक वर्चुअलाइजेशन वर्चुअल मशीन्स का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, थोड़ा सा भी काफ़ी ड्रॉबैक बन जाता है जब आप आगे बढ़ते हैं और स्केलेबिलिटी की बात करते हैं और इजी सेटअप की बात करते हैं, क्योंकि स्टार्टअप की बात करते हैं, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। एक हद तक इनका बेनिफिट है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। बेनिफिट ये भी देखें, एक बॉक्स बन गया है, मैं इसको इजीली मेंटेन करता हूँ, यहाँ पे जो चीज़ें इंस्टॉल कर रहा हूँ वो यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं कर रही, यहाँ जो इंस्टॉल कर रहा हूँ यहाँ इम्पैक्ट नहीं कर रही, ये बेनिफिट है इसका, ठीक है, सेपरेशन का। लेकिन जो ये गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की, फुल ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉस्ट है, प्रोसेसिंग की, रनिंग की, इसके साइज की, वो मेरे लिए फिर भी एक कॉस्ट है जो मुझे कम करनी है। अच्छा, इस चीज़ को आसान करने के लिए वर्चुअलाइजेशन को मजीद, वीएम की लेवल के वर्चुअलाइजेशन को मजीद इंप्रूव किया गया, और एक कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। तो ये एक अनदर लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन है। इसमें और वर्चुअलाइजेशन बुनियादी फ़र्क क्या है कि इसमें आपका जो होस्ट कर्नल है वो शेयर्ड होता है।
यानी आप अपने हर डब्बे के अंदर, ब्लैक बॉक्स के अंदर पूरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे, बल्कि बेसिक लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, बड़ी बेसिक लेवल की यूटिलिटीज इंस्टॉल करेंगे, और जो बेसिक जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नीचे चल रहा है उसको इस्तेमाल करेंगे मैक्सिमम जितना भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं। तो अगर मैं वर्चुअल मशीन को कंटेनर बोलूं तो आपके जहन में वर्चुअल मशीन अगर आ रही है, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा आप उसको छोटा कर दें ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो दैट इज कॉल्ड कंटेनराइजेशन। ठीक है, आसान आसान लफ्जों में। तो कंटेनर कंटेन्स ओनली रिक्वायर्ड फाइल सिस्टम इंस्टेड ऑफ फुल ओएस। ठीक है, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वर्चुअलाइजेशन एंड कंटेनर। और भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये मेन डिफरेंस याद रखना है आपने। अच्छा, कंटेनराइजेशन एक तो ठीक होगी बात वाली। अब कंटेनराइजेशन का असल बेनिफिट क्या मिल रहा है हमें? अब ज्यूम करें आपने एक एप्लीकेशन अपनी बनाई है जावा की, डॉट नेट की, और वो डिप्लॉय करनी है आपने। अब आप, जब आपके पास आपका जो ये जो वर्चुअल मशीन है जिसको हम कह रहे थे, जिसको कंटेनर कह रहे हैं, इसका साइज छोटा हो गया है, तो अब आप अपनी एप्लीकेशन किसी को नहीं देंगे, बल्कि ये कंटेनर क्रिएट करके, डब्बा क्रिएट करके, इसके अंदर अपनी सारी चीजें डाल देंगे। इसके अंदर क्या क्या चीजें डाल देंगे? आप इसके अंदर अपनी एप्लीकेशन डाल देंगे, उसके लिए आपको नोड का एनवायरनमेंट चाहिए वो भी डाल देंगे, आपको जावा का रन टाइम चाहिए वो भी डाल देंगे, डब्बा बंद करेंगे और डब्बा दे देंगे अपनी ऑपरेशंस की टीम को कि ये डिप्लॉय कर दो। वो डब्बा वहां रखेंगे और चीज चलना शुरू हो जाएगी। अब आप उनसे ये नहीं कहेंगे कि ये डब्बा वहां रखना और उस मशीन पे ये इंस्टॉल करना। उस मशीन पे कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी आपको अपनी एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव में। बस डब्बा देंगे, वो डब्बा चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डब्बा कंटेन्स, दैट बॉक्स कंटेन्स एवरीथिंग। ठीक है, ओके जी। तो लेकिन ये डब्बा वहां जाके इसे चलाएगा कौन? डब्बा वैसे चलना तो शुरू नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि नॉर्मल वर्चुअल मशीन के केस में हमने कहा हाइपरवाइजर होता है। इस केस में जो इंजन होता है जो कि रन करता है इन डब्बों को, इन कंटेनर्स को, उसे हम कहते हैं नॉर्मली कंटेनर इंजन कहते हैं। और डॉकर एक ऐसा ही रन टाइम है। इसके अलावा और भी हैं ऐसे इंजन्स, जिस तरह वहाँ पे हाइपर वी था और वर्चुअल बॉक्स था, वीएमवेयर था। तो यहाँ पे जो कंटेनर के इंजन हैं वो और भी हैं। उनमें से एक फेमस जो है, जिसने आके इसको सही तरह से कह लें कि इवॉल्व किया है और पॉपुलराइज किया है, वो है डॉकर। ठीक है, अब डायग्राम को दोबारा देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है यहाँ पे। कि वर्चुअलाइजेशन में आपका हाइपरवाइजर गेस्ट ओएस होता है हाइपरवाइजर के ऊपर, और उसके अंदर आपकी बाइनरीज होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं जो हमने चलानी होती हैं, और ये गेस्ट ओएस चाहिए मुझे उसमें, लाजमी बात है। और फिर मेरी वही नोड रन टाइम, डॉट नेट रन टाइम, वो मेरी एप्लीकेशन होती है। ये होता है मेरे पास इस वर्चुअलाइजेशन वाले केस में। कंटेनराइजेशन वाले केस में क्या होता है कि आपके पास नीचे वही ऑपरेटिंग सिस्टम कोई ना कोई होगा, लाइनिक्स का, विंडोज का। उसके ऊपर वो कंटेनर रन टाइम होगा, कंटेनर इंजन होगा जैसे डॉकर है। और फिर उसके ऊपर ये वर्चुअल बॉक्स वाले छोटे डब्बे होंगे जिन्हें हम कंटेनर कह रहे हैं। अब उस कंटेनर में फुल फ्लेज ओएस नहीं होगा, बेसिक सा ओएस होगा, बेसिक सा ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल सिस्टम होंगी, बाइनरीज होंगी, और आपकी अपनी बाइनरीज जो आपको चाहिए, डिपेंडेंसीज आपने करनी है अपनी मर्जी की, वो होंगी, और आपकी एप्लीकेशंस की चीजें होंगी। ये डब्बा जो होगा ये पोर्टेबल है, मैं इसको पकड़ के कॉपी करके किसी को दे सकता हूँ, वो जाएगा मशीन पे रखेगा, चलाना शुरू कर देगा, तो वो चीज चलना शुरू हो जाएगी। तो आपको उस मशीन पे जाके बताना नहीं पड़ेगा कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे डॉट नेट इंस्टॉल करो, जेडी, क्योंकि सब कुछ इस डब्बे के अंदर ही होगी। ठीक है, इस डब्बे के अंदर ही होगी। तो ये बेसिकली कंटेनराइजेशन है। और जब इसने कुछ चीज करनी होगी जिसमें इसको ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के रिसोर्सेज यूज करने होंगे, तो वो ये जिसका कर्नल होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कोर पार्ट होता है, उसी से बात करता है, उसी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है। तो यहाँ से आप एक छोटा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मेरी एप्लीकेशन लाइनक्स की होगी तो ठीक है, वो लाइनक्स पे चलने वाली होगी, तो वो बेसिकली इधर होगी, तो मेरा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबल होना चाहिए उसके साथ, यानी लाइनक्स का होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा नीचे जो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स की और उसके ऊपर मैं ऐसी एप्लीकेशन चला रहा हूँ जिसको विंडोज की जरूरत हो। ठीक है, तो वो नहीं चलेगी, उसके लिए विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम नीचे होना जरूरी होगा। ठीक है, ओके जी। दिस इज इनफ फॉर नाउ। We will see the introduction next video. Thank you.